तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है हमारा, कहता है द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स जनरली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए साथियों, जनरली होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड का सरफेस टेंशन घटता है। याद रखिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड का सरफेस टेंशन घटता है, यही बात यहाँ पर कहा गया। अब आगे क्या है, एंड बिकम्स ज़ीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब आगे चल के जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। और ज़ीरो कब होता है, एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन है वो ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। तो देखिए, किसी लिक्विड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई लिक्विड गैस के अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकती। याद रखिएगा, किसी लिक्विड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई लिक्विड गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे क्या है, द डिक्रीज इन सरफेस टेंशन विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्वियसली। देखिए क्या कहता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सरफेस टेंशन का घटना ये ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसा क्यों होता है, या ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सरफेस टेंशन का घटना ये ऑब्वियस सी बात है, ये होगा ही। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू द फैक्ट दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। देखिए ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड इसीलिए, ठीक है, देयरफॉर इसीलिए क्या होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीजेज। और इसलिए क्या होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है, यानी घट जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड का सरफेस टेंशन घटता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा। याद रखिएगा साथियों। अब आगे क्या है, यहाँ पर क्या कहा गया है, एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड सरफेस टेंशन इज एज फॉलोज। क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर और सरफेस टेंशन के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है ये क्या है, गामा। ठीक है, ये गामा m/d होल का पावर 2/3 इक्वल टू k ब्रैकेट Tc-T। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन, टेम्परेचर और सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, वेयर जहाँ पे क्या है, m इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द लिक्विड। m जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द लिक्विड होगा और d क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट टेम्परेचर T डिग्री C। यानी कि कहने का मतलब है d जो है वो लिक्विड का डेंसिटी होगा, वो भी कब, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ठीक है,
और यहाँ पर TC क्या होगा, TC जो है आपका वो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पर ये गामा जो है वो सरफेस टेंशन होगा या फिर इसको सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हैं ऑफ द लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर C क्या होगा, C एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज हम लोग करेंगे, तब तक हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे थोड़ा और है कुछ, क्या है उसी में, है ना, हम लोग अभी पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, तो उसी में कुछ आगे और रिलेशन जो है सो करेक्ट किए गए हैं और बेहतर रिलेशन दिए गए हैं, तो उनको हम लोग अभी एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं। तो उसके अभी जहाँ तक मैंने पढ़ा बताया और हम लोगों ने पढ़ा, उसके आगे क्या है, उसके आगे है as the surface tension almost vanishes at 6 degree above the critical temperature। क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्रिटिकल टेम्परेचर के 6 डिग्री ऊपर तक, क्रिटिकल टेम्परेचर के 6 डिग्री ऊपर तक सरफेस टेंशन जो है वो लगभग गायब हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर के 6 डिग्री ऊपर तक लगभग सरफेस टेंशन गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो क्या है आगे है, इंस्टेड ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर रामसे एंड शिल्ड्स गेव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन। तो क्या हुआ, चूँकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के 6 डिग्री ऊपर तक सरफेस टेंशन लगभग गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो क्या हुआ कि रामसे और शिल्ड ने एक रिलेशन दिया जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बजाय सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंड करती हो, ठीक है, बात समझ में आया। रामसे एंड शिल्ड ने एक रिलेशन दिया जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बजाय सरफेस टेंशन पे डिपेंड करती हो, बात समझ में आई। तो वो रिलेशन क्या है जो कि रामसे और शिल्ड ने दिया, तो वो रिलेशन है R = m/d होल का पावर 2/3 = K, और यहाँ पे है TC - T - 6। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, आपका सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे है कात्यामा सजेस्टेड ए मोर करेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो जो कात्यामा थे, ठीक है, उन्होंने इनसे भी पहला रिलेशन हमने देखा, फिर दूसरा ये रिलेशन देखा। अब कात्यामा क्या कर रहे हैं कि सभी रिलेशंस को एनालाइज करके वेरीफाई करके उन सभी से बेहतर करेक्ट रिलेशन देते हैं और यही रिलेशन मान्य होता है, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है, 4, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका गामा m/d - d और पूरे का पावर 2/3 = K का डैश और यहाँ पर TC - T। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वेयर D इज द डेंसिटी ऑफ द वेपर, D क्या है, स्मॉल d जो है आपका डेंसिटी होगा, वो वेपर का डेंसिटी होगा, ठीक है, एट टेम्परेचर T और टेम्परेचर T पे। इन दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में जो आपका गामा होगा, गामा यानी कि सरफेस टेंशन, तो वो होगा आपका 0, कब, जब टेम्परेचर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आया कि सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपने
अगले पॉइंट्स की ओर। ठीक है, तुम्हारा अगला पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्यूट ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। यानी कि क्या करते हैं हम लोग, किसी लिक्विड में सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ध्यान से समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी लिक्विड में यदि हम किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बात को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर सवाल आता है कि आप लोग जानना चाहेंगे सॉल्यूट क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि सॉल्यूट क्या है, ये जरूर है, लेकिन क्या है देखिए बताते हैं। यदि अगर हम लोग एक लिक्विड की बात करते हैं, जब हम लोग एक लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एक हो गया आपका जब हम लोग किसी लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो है आपका क्या होता है, तो सॉल्वेंट आपका मेन लिक्विड होता है। ठीक है, सॉल्वेंट जो है वो आपका मेन लिक्विड होता है जिसमें किसी भी चीज़ को मिलाया जाता है। ठीक है, और सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट आपका एक्सटर्नल मटेरियल होता है जिसे हम लोग सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होता है तब एक लिक्विड बनता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी लिक्विड में सॉल्यूट को मिला रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ ये सरफेस टेंशन, इसके सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि सॉल्यूट मतलब हम लोग किसी एक्सटर्नल मटेरियल को लिक्विड में मिला रहे हैं। ठीक है, बात समझ में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कहता है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, यानी कि हम लोग इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इफ द सॉल्यूट इज वेरी सॉल्यूबल इन द लिक्विड। क्या होगा कि यदि जिस सॉल्यूट को हम लोग लेते हैं, ठीक है, यदि जिस सॉल्यूट को लेते हैं यदि वो सॉल्यूट लिक्विड में अच्छी तरह से सॉल्यूबल है तो जैसे कि NaCl इन वाटर, तो क्या होगा, द सरफेस टेंशन इंक्रीजेज। तो सरफेस टेंशन जो है सो वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉल्यूट जो लिक्विड में अच्छी तरह से सॉल्यूबल है, घुलनशील है, जैसे कि NaCl, तो वैसे अवस्था में हमारा जो सरफेस टेंशन होगा, लिक्विड का सरफेस टेंशन होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में? अब दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द सॉल्यूट इज लेस सॉल्यूबल इन द लिक्विड। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि यदि जो सॉल्यूट होगा वो लिक्विड में लेस सॉल्यूबल होगा, यानी कि कम घुलनशील होगा। ऐसे स्थिति में जैसे कि हम लोग सॉप को लेते हैं, डिटर्जेंट को ले लेते हैं, फेनॉल को ले लेते हैं, तो यदि सॉप या फेनॉल को या डिटर्जेंट को वाटर में हम लोग मिलाते हैं तो वो लेस सॉल्यूबल होता है, कम घुलनशील होता है, पूरी तरह से वाटर में वो घुलनशील नहीं होता, नहीं मिल पाता है। ऐसे अवस्था में जो सरफेस टेंशन होगा वो डिक्रीज होगा, यानी कि घट जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो पॉइंट आता है कि यदि सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड में अच्छी तरह से सॉल्यूबल होगा तो सरफेस टेंशन जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि जो सॉल्यूट हम लोग लेते हैं वो सॉल्यूट लिक्विड में लेस सॉल्यूबल होगा, यानी कम घुलनशील होगा, तो ये फिक्स बात है कि उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो घटेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, द सरफेस टेंशन राइजेज ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि सरफेस टेंशन होता है क्या है, तो देखिए यहाँ पर सरफेस टेंशन का उत्पन्न होने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, लिक्विड का कोहेसिव नेचर, यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उनका कनेक्शन बॉन्ड है ना, वही उनका जो है सो सरफेस टेंशन का राइज होने का, उत्पन्न होने का मेन कारण होता है। क्या होता है, विच रेजिस्ट एन
एक्सटर्नल फोर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, जो कि क्या करता है, लिक्विड के सरफेस पे एक एक्सटर्नल सरफेस प्रदान करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। अब क्या कहता है, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर कनेक्शन लीड टू इंक्रीज सरफेस टेंशन। क्या होता है कि मॉलिक्यूल के बीच में जो स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर कनेक्शन होता है वही लीड करता है, मतलब मेन रीज़न होता है सरफेस टेंशन का इंक्रीज होने का, बढ़ने का। यहाँ पर आई बात समझ में। तो बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स दैट डिटरमाइन द सरफेस टेंशन, क्योंकि क्या है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ही है जो कि सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करता है कि सरफेस टेंशन अधिक होगा या कम होगा। किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, वही मेन रीजन होता है सरफेस टेंशन का। तो वही जो है हमारा डिटरमाइन करता है, बताता है कि इस लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है वो अधिक होगा या कम होगा। दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर कनेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या है, अब आगे है हमारा मॉलिक्यूल्स दैट डिस्टर्ब एंड वीकेन द इंटरमॉलिक्यूलर कनेक्शंस। देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब मतलब अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उनका इंटरमॉलिक्यूलर कनेक्शन भी कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि सच एज सॉप्स को ले लेते हैं, डिटर्जेंट को ले लेते हैं, फेनोल को ले लेते हैं। इन सब को अगर हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है कि पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है, यानी कि पूरी तरह से वो मिल नहीं पाते हैं वाटर में। तो ये क्या करते हैं, डिमिनिश सरफेस टेंशन। तो ये क्या करते हैं, ऐसे जो सॉल्यूट होते हैं वो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, डिमिनिश करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या है, ये था हमारा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्यूट ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। यानी कि किसी लिक्विड में अगर हम लोग सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उनके सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये हमने देखा। तो ये आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा क्लियरली, जो है सो अभी मैंने यहाँ पे जो बताया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।